जी अस्सलाम वालेकुम। दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पहला एपिसोड देखा, बड़ी डिटेल के साथ पूरी पर्सनालिटी खुल के हमारे सामने आई, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वाक़यात इन्होंने सुनाए। और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो इमीडिएटली वहाँ जाएं और जाके उसे सुने, क्योंकि इस टाइप की डिबेट भी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो, जिसके अंदर नॉलेज हो और जिससे आपका माइंड चेंज हो सके। तो दानियाल अजीज़ साहब के साथ अब जो हमारा एपिसोड है वो है 2013 से लेके आगे तक, जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी और उसके बाद क्या हुआ था। इमरान खान साहब ने धरने देने शुरू कर दिए। इनसाइड क्या थी, अंदर क्या चल रहा था, वो सारी। दानियाल साहब शुक्रिया। अब 2013 का इलेक्शन लड़ के जीत के आप आ गए और आप MNA बन गए और मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आते साथ ही वो 4 हल्के खोलने वाले तमाशा शुरू हो गया। और फिर हमें महसूस हुआ कि यार हम तो कोई धांधली शांधली करके नहीं आए हैं, हम तो वोटों से आए हैं। तो ये क्या हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तमाशा बना हुआ है, 4 हल्के खोल दें। खुद इनके पास सीटें कोई नहीं है, तो अगर ये हल्के 4 खोल भी दें तो इनकी कितनी सीटें हो जाएंगी। गवर्नमेंट तो भाई इन्हें कहा कि इलेक्शन चोरी किया हमसे, यानी हम जीत गए थे। ठीक है। तो खैर वो फिर मैं मीडिया पे जाना शुरू हो गया और डिफेंड करना शुरू कर दिया और एक एक सीट के बारे में तफसील। मीडिया सेल बना उसी वक्त? नहीं, मीडिया सेल शायद बना हुआ था लेकिन मेरा उसका साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आज खुद तलवार निकाल के शुरू हो गया था। ठीक है। और वो खैर जब मैं बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब दिन के कम से कम मैं 5 प्रोग्राम करता था, यानी दो तीन रिकॉर्डिंग और 2-3 जो है ना लाइव। उस वक्त लाइव का बड़ा रवाज होता था। तो ये चैनल बहुत सारे जो हैं इनके जन्मदिन पे, तकरीब पे मैं गया हुआ हूँ। ठीक है। जो क्योंकि उस वक्त ये चैनल अभी बन रहे थे बहुत सारे। तो खैर वो शुरू हो गया काम। और वो फिर उस वक्त जो है ना ये जब ये 4 हल्कों की बात चलती चलती फिर ये फाइनली इस्लामाबाद पहुंच गए। तो उस वक्त इनके कज़न भी एक बने थे, इमरान खान साहब, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब। तो ताहिरुल कादरी साहब के जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो मेरे साथ काशिफ अब्बासी के एक प्रोग्राम पे आए। ठीक। तो मैंने दावा किया कि आप सियासी जमात है ही नहीं, आप तो तकरीबकार हैं। तो उन्होंने बड़ा इस बात को महसूस किया। तो मैंने उस प्रोग्राम पे उनको कहा कि चलें ठीक है, आप ये बताएं कि अगर आप तकरीबकार नहीं है, सियासी जमात है, तो आपका निशान क्या है। मसलन हमारा निशान हमें पता है, पीपल्स पार्टी का हमें पता है सारों को। तो आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको निशान नहीं पता था। तो मैं पूछता चला गया तो वो नाराज़ होने शुरू हो गए। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ प्रोग्राम। मैं कहा आप छोड़ के चले जाएं, आप बताएं। उनका नाम भी अब्बासी था, रहीक अब्बासी जी। तो मैं उनसे पूछता चला गया और काशिफ साहब फिर अनकंफर्टेबल होने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा चले छोड़ें। मैं कहा नहीं नहीं, 1 मिनट ठहरें जी, पूछे तो सही इनसे क्या। तो वो नहीं बता सके। तो मैंने उनको फिर बताया कि पहले आपका ट्रक होता था, आजकल अलमायरा है। अच्छा। तो शायद आपको पता नहीं है। तो मैं अपनी बात को स्टिक करता हूँ कि आप तकरीबकार, आप सियासी जमात नहीं है। तो खैर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए। एनीवे करते कराते क्या हुआ कि वो एक दिन मेरे पास जो है ना वो नून लीग के कुछ लोग आए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से एक मीडिया सेल बना है। वो मीडिया सेल बना था जब ये यूथ का प्रोग्राम शायद चला रही थी मरियम साहिबा। तो वो हाई कोर्ट लाहौर में केस हुआ था जिसमें उन्होंने मना कर दिया था। तो उसके बाद फिर ये मीडिया की तरफ, उससे पहले काफ़ी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई थी। ठीक है। परवेज़ रशीद साहब की सरबराही में और मुख्तलिफ लोगों की सरबराही में कि जिसको किसी तरह स्ट्रीमलाइन करें टॉक शोज़ को और ये वो सारा कुछ। लेकिन उनमें कोई सैर हासिल नतीजा नहीं निकला था। तो करते कराते फिर ये मीडिया सेल बन गया। यहाँ पर फिर बाकायदा एक मौका मिल गया बातचीत करने का प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहाँ पर हमें एक्सेस भी थी और सारी बातचीत भी होती थी, डिटेल में डिस्कस होती थी। तो वो फिर हम लेके चले। कितने लोग थे वैसे और मीडिया सेल में? उसमें मेरे ख्याल में 8 या 10, कुछ लोग रेगुलर थे। ठीक है। और कुछ लोग जो है वो आते जाते थे। और मरियम नवाज साहब को वो हेड करती थी? वो हेड करती पूरा नैरेटिव डेवलप करते थे? क्या करते थे आप? जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारा डाटा होता था, बहुत सारी रिसर्च होती थी। उसमें फिर डिटेल में डिस्कशंस होती थी कि क्या चल रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो किस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, अखबारों में क्या आ रहा है, रेडियो पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल ख़बरें क्या चल रही हैं। ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेके फिर हम उसमें एक सिमत बनाते थे। और फिर शाम के जो टॉक शोज़ थे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी थी या जो भी था, इसके फैसले होते थे। ठीक है। और वो फिर वहाँ पे एजेंडा तय होता था कि किसने क्या कहना है, किस शो में जाना है, क्या करना है? हाँ जी, ये भी था। और साथ में ये जो नैरेटिव था वो भी तैयार होता था। ठीक है जी। और अच्छा चल रहा था सारा? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात है जी वो ये थी कि जब ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये धरने वाले दिनों की बात नहीं कर रहा,
अप्रैल में पनामा पेपर्स का जो है ना ये पूरी दुनिया में एक वो 2016 की बात लावा फटा, और उसमें मैं F9 पार्क में वॉक करता था एक अपने दोस्त के साथ। तो वो जब सारा लावा फटा तो हमारा वॉक करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोग पीछे से जो है ना वो आवाज़ें लगाते थे, तो बड़ा अनकंफर्टेबल था। खैर हमारे लिए ये बेनिफिट हो गया कि हमने वॉक थोड़ी और, बहुत तेज़ वॉक करते थे, और तेज़ कर दी कि मतलब कोई पकड़ ही ना सके हमें, तो वो सेहत तो बेहतर होगी, लेकिन ये था कि बड़ा अनकंफर्टेबल था। तो खैर जब हम अक्टूबर में जब सर्दियाँ आई तो हम वहाँ वॉक करना चाहते थे, तो हम वॉक नहीं कर सकते थे, हमें वॉक छोड़नी पड़ गई। वजह हम 3 कदम लेते थे तो कोई ना कोई हमें रोक के कहता जी मैंने सेल्फी लेनी है आपके साथ। अच्छा, मतलब ये टर्न अराउंड। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने वो तो पूरा इतना ज़्यादा बदल दिया, इतना ज़्यादा हमने वो हैमरिंग की, इतना ज़्यादा हमने वो, मतलब इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो या नैब अदालतें हों या जो जिधर जिधर भी जो भी कुछ था, हमने सारी बेसिस कवर की हुई थी, और दिन रात मतलब फ्रंट फुट पे आके तो हम वो सारा चला रहे थे सब कुछ। इमरान खान साहब को लेके कौन आया था इस्लामाबाद उस वक्त? लेके कौन आया था? वो तो जी जाहिर बात है पूरी तैयारी की गई थी, और अगर आपको याद हो कि जब वो गुजरावाले पहुंचे थे तो उनको रुकना पड़ गया था। ठीक है, कोई बंदा ही नहीं था ही कोई नहीं साथ। और ये वो वक्त था जहाँ थोड़े से जो है ना हमारे भी जहन खटकने शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो फ्री पैसेज उनको मिला था लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता था। ये मतलब वो तो आ रहे थे इंतशार फैलाने, ये तो सबको पता था। और उसी वक्त इनकी जो ये आदतें जो आप आजकल देख रहे हैं या जो कुछ हुआ है अभी पाकिस्तान में माजी में रिसेंट पास्ट में, वो सारे इसी का नतीजा था। ये बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि ये काम करना है। तो फौज मियां नवाज शरीफ के उसी वक्त खिलाफ हो गई थी 2013 में, और इमरान खान साहब को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। आई थिंक कि शायद जो मुशर्रफ के ट्रायल का जो इशू था, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो अनबंडल होनी शुरू हुई थी। ठीक है। और उसका हमारे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। वो मतलब वो खुद ही फैसले किए थे, जो इनर सर्कल था मियां नवाज शरीफ साहब ने। जी जाहिर बात है, और जो भी उसमें उन्होंने फैसले किए वो किया, हमें तो बाद में पता चला, सच्ची बात है। तो उसमें फिर जो है ना चीज़ें वो और सिमत में चलनी शुरू हो गई। और फिर जो नेक्स्ट सूरत हाल बनी वो ये थी कि वो धरना जो था वो हमने बर्दाश्त किया, और वो सारा वाइंड अप हो गया। जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद फिर ये पनामा आ गया, अदालत में चलना, पनामा आ गया और अदालत में चलना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त फिर इन्होंने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया और इस तरह की चीज़ें, और वो बड़ा मतलब इंतशार फैलना शुरू हो गया। तो उसमें फिर जो अदालत के चक्कर थे वो हमने लगाने शुरू कर दिए। ठीक है। और वो जो केस था वो भी हम जीते, क्योंकि पनामा पे तो फैसला ही नहीं हुआ। नहीं हो रही। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल स्टार्ट ना करते या आर्टिकल 6 ना लगाते उनके ऊपर, तो ये इमरान खान साहब ने नहीं आना था। तो इमरान खान साहब को इसलिए लाया गया कि फौज नाराज़ हो गई थी मियां नवाज शरीफ। नहीं, ये नहीं मैं कह सकता। मेरे ख्याल में उससे पहले ही ये जब ये अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और ताहिरुल कादरी साहब ने अपना पहला धरना दिया था, ठीक है, उसमें तमाम जमातें 13 जमातों ने वो जो मुआहदा हुआ था उनके साथ का अपने धरना ख़त्म कर दें, और वो सारा फैसिलिटेट किया गया था। उसमें ये फैसला हुआ था कि जी पहले एहतसाब होगा, बाद में इलेक्शन होगा। ठीक है, और उस जो मुआहदा था उसमें सिर्फ एक पार्टी सिग्नेटरी नहीं थी, वो PMLN थी। ठीक है, ठीक तो ऑब्वियसली वो शिकार तो पहले से हो रहा था। हाँ, लेकिन वो चल नहीं पाया, फिर इलेक्शन हो गया। अभी ये जो तरकीबें अभी हमें देखने में आई हैं February 8 में, यहाँ तक अभी तक टेक्नोलॉजी शायद नहीं पहुँची थी। ठीक है। तो वो फिर इलेक्शन में जो है ना वो एक नवाज शरीफ जीत गए, वो जीत गए। तो यानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बने। मेरा ख्याल में आप ये देख लें, मैंने आपको मिसाल दे दी है, तो ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा सारा कुछ। उस वक्त पहली दफ़ा हमने वो कंटेनर देखा था, ठीक है, अगर आपको याद हो, हाँ, वो बुलेट प्रूफ वाला तो वो बड़ी फायरी स्पीचेस और ये वो सारा कुछ। तो खैर वो ऑब्वियसली नहीं चल सका, तो फिर इलेक्शन हो गया और ये चीज़ें आगे चल। अच्छा, उस ज़माने में जनरल राहील शरीफ वगैरह के साथ जब मियां नवाज शरीफ की मुलाकात होती थी वो बड़ी नॉर्मल सी होती थी, उसके अंदर तो ऐसी कोई तलखी नहीं होती थी, लेकिन बाहर ये धरने भी चल रहे थे और जनरल अब्बासी साहब भी लगे हुए थे। हाँ, वो सारा कुछ बाद में तो सब कुछ सामने आ गया, और मतलब बच्चे को पता है वो क्या हो रहा था। और ये जो केसेस थे सारे, उस वक्त भी मैं कहता था, क्योंकि मैं इंचार्ज था जो कोऑर्डिनेशन करता था सारे वकीलों की,
ठीक है। तो वकील कभी बदलते थे, ये वो पहले वो डार साहब कर रहे थे, फिर वो कुछ मसले मसाइल पड़ गए, फिर मैं जस्ट बाय शेयर डेंट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेइंग अटेंशन एंड डूइंग द लेग वर्क, डूइंग माय होमवर्क, एक एक फैसला मैं डिटेल में पढ़ता था, एक एक चीज़ जो थी सारी। और वो फिर जो पूरी रिसर्च थी, यानी जो ICIJ को ख़त लिखा, अगर आपको याद हो तो ICIJ ने अपनी इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर जो ओपनिंग पेज थी उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर और साथ हाशिए में लिखा हुआ था कि करप्शन के बारे में और वो सारी चीज़ें। तो वो जो पता नहीं कितने 1.8 टेराबाइट्स या कितने थे, वो जो पाकिस्तान के बारे में थे, हज़ारों सफ़ात पे मुश्तमिल, वो मैंने सारे पढ़े और मैंने उसमें देखा कि इसमें तो बेशुमार गलतियाँ हैं और इनका तो नाम ही नहीं है कहीं। तो मैंने फिर एक ख़त ड्राफ्ट किया एज MNA मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली टू ICIJ, उनकी अपनी जो वेबसाइट पे पॉलिसी थी उसको कोट करते हुए कि जी ये आपकी पॉलिसी है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं, इनमें एक तो ये 20 गलतियाँ हैं जो आपने गलत रिपोर्टिंग की है, और दूसरी बात ये है कि कहीं भी आपने उनका तो नाम ही नहीं है, और जो अज़रबैजान है वहाँ पर भी अज़रबैजान के प्रेसिडेंट का नाम नहीं था, उनकी फैमिली का नाम था, तो उधर तो नहीं आपने उनकी तस्वीर डाली और उनका नाम डाला, तो इधर क्यों आपने ये ट्रीटमेंट की है, टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? तो उसके 3 दिन बाद जनाब उन्होंने अपने वेबसाइट के पेज से वो हटा दी तस्वीर। तो इधर बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप गई कि जी जनाब ICIJ भाग गया और ये हो गया वो हो गया। ये अर्ली ऑन था, यानी मे बी एंड ऑफ अप्रैल। तो उसमें यह था कि पहले जो जोड़ पड़ा था ना जी, वो ICIJ के साथ पड़ा था। फिर एक और बड़ा वाक़या हुआ था कि मैं ढूंढ रहा था कि जो ICIJ के हेड हैं, कहीं मैं इनके साथ TV पे आ जाऊं, क्योंकि वो जो 2 जर्मन थे, जो जर्मन अखबार से ये पहले शाया हुआ था अगर आपको याद हो, फिर बाद में ICIJ को दिया गया था, वो जो 2 रिपोर्टर थे वो मुझे बड़ा वॉच कर रहे थे, तो वो अपने ट्विटर हैंडल्स पे जो है ना मेरे ख़िलाफ़ बातें बताते जाते थे जो मैं कहता था। तो मैं इंतज़ार कर रहा था। फाइनली एक हमारे दोस्त हैं राना मुबशर, वो आज TV पे प्रोग्राम करते थे, तो उन्होंने समहाउ उनको मदऊ कर लिया अपने प्रोग्राम पे, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की हुई थी कि यार किसी तरह ये अगर तुम कर दो ना कि मुझे लाइन पे ले लो या जो भी है, लेकिन सरप्राइज़ करना उनको बताना नहीं है। तो एतजाज़ एहसन साहब थे, मैं था और वो थे उस प्रोग्राम पे। तो वहाँ फिर जो मैंने उनके साथ की तो वो उसको लाजवाब कर दिया, बिल्कुल उसको पास जवाब ही कोई नहीं था। मैं तो यही कहता था कि आप मुझे बताएं कि आपने ये डिलीट किया कि नहीं किया है, ये आपकी गलती थी कि नहीं थी, ये आपने क्यों टारगेट किया था। तो वो इधर करे उधर करेगा, तो मैंने उसको सही तरह से ना जकड़ के रखा हुआ था। तो वो फाइनली ही गिव अप, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, जब और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मतलब अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। नहीं सर। अच्छा ये फरमाइए, जब ये मीडिया सेल चल रहा था तो उस वक्त जो मरियम नवाज साहबा थी डोमिनेटिंग थी और डोमिनेट करती थी, क्या करते थे? मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जो काम करने की कैपेसिटी थी ना, वो डॉन्टिंग थी। ठीक है। यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था 20-22 घंटे काम करने से। ठीक है। और इंतहाई दर्जे की मेहनत करती थी, मेहनती खातून, और सीखती थी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो माहौल एक फ़राहम किया था जहाँ पर बोलने की आज़ादी थी, ये नून लीग का शेवा नहीं रहा कभी भी। और उसमें जितनी भी तनकीद करें, जो भी बात करनी है, वो बिल्कुल एक आज़ादी होती थी। और वो माहौल जो है मेरे जैसे आदमी को तो सूट करता था, क्योंकि मुझे तो रोके भी मैं नहीं बाज आता, फिर जो मैंने बात करनी होती मैं कर देता हूँ। सो इसलिए वो फिर जो मेरा सारा नॉलेज बेस था उस पर भी मुझे मौका मिला कि मैं वो शेयर कर सकूं अपने कॉलेज के साथ। और उसमें बहुत सारे जो लोग मतलब हाईली मतलब प्रोफेशनल भी रहे हैं, जैसे मसलन मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे या मुसद्दिक मलिक साहब थे या दूसरे जो बाद में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे गए, सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने मतलब मेरी जो कारकर्दगी है वो देखी हुई है। ठीक है। और मरियम औरंगज़ेब खापा मेरा ख्याल है वहीं से मर्ज हुई, वो थी, लेकिन वो चुप करके बैठी रहती थी, ना वो कोई टॉक शोज़ में जाती थी, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। तो जब परवेज़ रशीद साहब को वो हटाया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ये जो डॉन लीग्स के हवाले से जो कुछ खबरें छपी थी, तो उसके बाद फिर एक स्टॉप गैप मेजर के लिए उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया था, क्योंकि इंक्वायरी के बाद परवेज़ रशीद साहब ने बहाल होना था। ठीक है। लेकिन वो इंक्वायरी फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, फिर वो रिजेक्टेड वाली बात आ गई, फिर वो और ही तरफ चले गई सारी चीज़, तो वो फिर दिन आया ही नहीं, और फिर अब्बासी साहब की हुकूमत आ गई। नहीं ज़ाहिर। अच्छा, ये कहा जाता है कि जनरल राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और ये सारा जो मामला था ये एक्सटेंशन के लिए था, एक इमरान खान साहब को ले आना, फिर उसके बाद ये
जो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस खुल जाना और फिर अपार्टमेंट्स का इशू बन जाना, पनामा स्कैंडल आ जाना, ये सारा इसका मकसद ये था कि राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। इसमें मेरे ख्याल में तो कोई शक वाली बात नहीं, ठीक ये बात दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का पाकिस्तान का एक अलमिया बन चुका है कि ये जो एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर एक्सटेंशन का, ये हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेता है और जो मर्ज़ी हो वो टारगेट जो है वो मैटर करता है, उसका जो नुकसान है या जो कोलैटरल डैमेज है वगैरह जो कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। वो हमने उस वक्त देखा। वो चाह रहे थे, उन्होंने बात की, वो तो सारी दुनिया को पता था जी, ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी दूसरी राय ही नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया और उसकी सज़ा भुगती फिर उन्होंने। वो आपके सामने है सारा। मियां साहब को दे देनी चाहिए थी एक्सटेंशन, मेरा ख्याल। ये अब मुझे नहीं पता। बात यह है कि उस वक्त जो सारी गुफ्तगू थी या सारा जो सोच थी वो ये थी कि पाकिस्तान में कभी भी असेंबली ने अपना वक्त पूरा नहीं किया और ये पहला मौका था कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए। गो के उनके वज़ीर आज़म बदलते रहे लेकिन कम से कम असेंबली ने 5 साल पूरे किए। और उसके बाद जो 2013 वाली हुकूमत थी, उम्मीद ये की जाती थी कि ये भी अपना वक्त पूरे करेगी और पाकिस्तान एक नई सिमत में चल पड़ेगा। ठीक है। लेकिन वो अब्रप्टली कैंसिल हो गया और जो फिर उसके बाद सूरत हाल बनी वो आपके सामने। डॉन लीग भी कहते हैं उसी का एक एक्सटेंशन थी, छोटा इशू था उसको बड़ा बना दिया गया। हाँ बिल्कुल, डॉन को रगड़ा लगा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद जनरल पाजो साहब आ गए। जनरल राहील शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई कभी वैसे? हाँ, मेरी जनरल राहील साहब से जब उनकी फैमिली में एक वफ़ात हुई थी तो वहाँ पर मैं गया था जनाजे में। वहाँ पर वो मौजूद थे और जाते हुए सब लोग उनको मिलते हुए जा रहे थे। हमारा एक रवायत है पाकिस्तान में, तो मैं भी उनसे मिला तो बड़ा उनकी वार्म फीलिंग थी। लेकिन ये उससे कबल थी कि ये सारा तमाशा नहीं लगा था। ठीक है। तो बड़ा उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मतलब मुझे बड़ा वार्मली ग्रीट किया सारा कुछ, और थैंक यू भी किया कि आप आए हैं सारा कुछ। लेकिन उसके बाद नहीं कोई ऐसी मुलाकात। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो सारा इशू था इमरान खान साहब का यहाँ धरना या उसके बाद फिर ये पनामा लीक्स वगैरह, उसमें इंसिडेंटली एक बात मैं आपको कहना, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं NDU में पढ़ाता था। ये जो वॉर कोर्स होता है सारा, जिसमें सीनियर लोग जो है वो ग्रेजुएट करते हैं। और उसके बाद फिर जब ये हमारा वक्त था तो हमने पाकिस्तान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें पहले नीपास कहलाते थे और ये सीनियर मैनेजमेंट ट्रेन होती थी लाहौर में PC के सामने, उन सारों को रिकन्स्ट्रक्ट करके हमने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट उनके करिकुलम को वगैरह करा। और वहाँ पर हमने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे पाकिस्तान के, उनको उन्हीं के साथ बैठा दिया कि आप भी यही ट्रेनिंग करेंगे और यही रिसर्च करेंगे और यही आप प्रेजेंटेशंस करेंगे और यही बातें आप सुनेंगे जो ये अफसर सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी अब ज़िले चला रहे हैं तो आपको ये जो टेक्निकल नॉलेज है जितनी भी पाकिस्तान के पास अवेलेबल है वो मिलनी चाहिए। तो उसमें जो ये NDU में भी एक नेशनल कोर्स किया गया था जिसमें मीडिया के लोग, बिजनेस कम्युनिटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह सारों का एक मिक्सचर जो है वो NDU का कोर्स करते थे। तो उस ज़माने में मैं, उससे पहले भी लेकिन उसके बाद भी मैं इन सारों में पढ़ाता भी था और NDU में भी पढ़ाता था। तो जब ये नेशनल डिफेंस कॉलेज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बना तो हर यूनिवर्सिटी के एक्ट के तहत जो चार्टर होता है उसमें एक सेनेट होता है जो उसकी गवर्निंग बॉडी होती है। तो उसमें एक ही सिविलियन पोस्ट थी जो मतलब एक्स ऑफिशियो नहीं थी। तो वो फिर उन्होंने फैसला करना था कि इस पोस्ट में हम कैसे वो सिविलियन का चुनाव करें। तो जो मुझे बताया गया वो ये था कि उन्होंने जितने भी लोग लेक्चर देने आते थे उनका ब्लड काउंट लिया, क्योंकि वो एवेल्यूएट करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पीकर को, अगर आपके नंबर अच्छे ना दोबारा नहीं बुलाते। तो मैं काफ़ी देर से जा रहा था वहाँ पर, तो वो ब्लड काउंट जिसका बेहतर हुआ उनको आप ऑफ़र कर दें। तो मुझे एक दिन फ़ोन आ गया कि जी इस तरह से आपको ऑफ़र की। तो मैं फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो पहला सेनेट था 3 साल के लिए उसका मेंबर रहा, और उसके बाद 3 साल के लिए फिर बैलेटिंग होती है, उसमें मैं फिर एक्सटेंड हुआ और 3 साल मैंने और फिर वहाँ गुजारा। ठीक है। तो ये उस दौरान जो है एक जो स्टूडेंट थे जिसमें एक मैंने लेक्चर दिया था वो जनरल पाशा साहब थे। ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना, ये मुझे इतना बात याद है क्योंकि जब हम टी ब्रेक होती है वहाँ पर, तो जब हम टी ब्रेक में गए तो मैं बाथरूम इस्तेमाल करने गया, वॉशरूम, तो अंदर मैं चले गया तो बंद किया, तो बाहर
मेंस यूरिनल भी है, तो उधर ये बातें कर रहे थे अफसरान जो कोर्स ले रहे थे, तो उनको तो नहीं पता था कि अंदर मैं हूँ, तो आवाज़ आ रही थी अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि जी जो बातें दानियाल साहब ने आज बताई हैं बड़े इंकशाफ हुए मुझे, तो हमें चुप करके ये चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देना चाहिए। तो जब मैं बाहर आया तो वो बाहर जा रहे थे, तो मैंने देखा कि ये वो साहब है। उस वक्त तो नहीं पता था मैं कि ये सारा कुछ होना है। बहरहाल ये भी एक हिस्ट्री है। अच्छा, ये बताएं कि उसके बाद जब जनरल राहील शरीफ का दौर ख़त्म हो गया और मियां नवाज शरीफ साहब अड़े रहे, तो उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब आ गए, तो इनके साथ क्या फड्डा हो गया मियां साहब का और इमरान खान साहब के ऊपर? मेरे ख्याल में बाजवा साहब ने शुरू में बड़ी कोशिश की थी मामलात को डिफ्यूज़ करने के लिए, जो कि कोई भी ज़ाहिरी बात है कोशिश करेगा कि इंतशार बढ़ ना जाए और चीज़ों को किसी तरह सॉल्व करके आगे चला जाए, मुल्क पे फोकस किया जाए। तो अगर आपको याद हो तो उस वक्त उन्होंने जो DG ISPR थे उनको भी हटा दिया था, शायद एक तो, और आसिफ गफूर साहब आगे पीछे कर दिए थे। जनरल आसिम को हटा के जनरल आसिफ गफूर को ले आए जी। तो उसमें मेरे ख्याल में एक लहर दौड़ गई थी समहाउ, जो कि नहीं होना चाहिए था आर्मी सर्कल्स में, कि शायद ये जो एक आडा पड़ा हुआ था या जो वो कुछ है, हम शायद कहीं कोई सुबकी हो गई है या किसी तरह से लेट डाउन हुए हैं इस तरह से करके वगैरह। तो उसके बाद मुझे महसूस होता है कि शायद थोड़ी से हालात जो है ना वो तब्दील हो गए थे। अच्छा, चौधरी निसार साहब का क्या किरदार था सारे इमरान खान साहब को लाने में, इमरान खान साहब यहाँ बैठने में, फिर ये जो केसेस है मियां नवाज शरीफ साहब के उसके ऊपर उनका क्या व्यू था, क्यों डिफरेंस पैदा हुआ? मेरे ख्याल में उनका एक आइडिया था कि किस तरह से चलना है, और जब चीज़ें उनकी मर्ज़ी की नहीं चल रही थी तो फिर उन्होंने जो है हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया वो निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों को जो वो समझते कि उनके आड़े आ रहे थे, हालांकि ऐसे है नहीं बिल्कुल भी। चौधरी निसार साहब की बात कर रहे हैं आप? जी चौधरी साहब, जिसमें जैसे ये डॉन लीग्स में जो उनका किरदार था, और इवन जब ये इमरान खान आया था और ये सारा कुछ हुआ था, आप देखें उस वक्त जो एक SP साहब थे उनको मार मार के मतलब उनकी हड्डियाँ तोड़ दी, और सारे वीडियो कैमरास के सामने सारी दुनिया ने देखा, बार बार TV पे चला सब कुछ। तो वो जो केस था दहशतगर्दी का जो चला था इमरान खान साहब के ऊपर और उनके साथियों पे, जो एक ऑब्वियस था, उसकी एक रिकॉर्डिंग भी आ गई कि आप अटैक करें PTV और आई वांट टू मैक्सिमम प्रेशर डालें, और ये वो आपको याद होगा। तो उसमें जो दहशतगर्द अदालत थी उसमें मैं जाता रहा देखने के लिए कि क्या होता है, क्योंकि उसमें वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए थे और वो रोज़ आके सुप्रीम कोर्ट बैठते थे। तो एक इश्तिहारी को सुप्रीम कोर्ट में और ऐसे लात पे लात रख के ऐसे जूता लाते थे कोर्ट की तरफ करके, जहाँ बिल्कुल वो फ्रंट सीट पे बैठ के, साथ ही बाकी सारे होते थे, तो जहांगीर तरीन साहब वगैरह वगैरह। तो हमें बड़ी हैरानगी हो रही थी कि यार हमारी हुकूमत है, ये इश्तिहारी है, ये क्या है। तो जाहिर बात है फिर अगर तो पंजाब होता या कहीं और होता तो हम कह सकते, लेकिन आपको पता है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कैपिटल की, वो तो इंटीरियर मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, तो वो फिर कौन थे आपको पता है? चौधरी निसार साहब गिरफ्तार नहीं चाहते थे कि गिरफ्तार वो सारी जो सिर्फ गिरफ्तार नहीं, इन्होंने थाना तोड़ा था और अपने जो वहाँ पर हवालात में लोग बंद थे उनको ज़बरदस्ती छुड़ा के ले गए थे। उसमें पुलिस वाले बेशुमार जख्मी हुए थे। आरफ अलवी साहब की कोई एक वाक़या तो नहीं हुआ। ठीक है, आप और मैं चलते हैं ना आज शाम को या कल परसों जाके थाना तोड़ते हैं, देखें क्या होता है हमारे साथ। तो ये कैसे हो रहा था सारा। और फिर उनका जो आना था इस्लामाबाद तक, ये तो इवन एलिमेंट्री था कोई भी, कि जब ये गुजरांवाले रुक गए थे तो वहीं मामलात को जो है ना तय कर पाते। ठीक है, तो अगर मतलब जिस नीयत से वो आ रहे थे तो पहले उनको लाया गया, फिर यहाँ से कंटेनर कैसे हटे कि वो करेने साथ लेके आ गए। ठीक है भाई, इस दुनिया में उनके पास सारे वो औजार थे, साथ में बंदे थे, ड्राइवर थे, मतलब मैकेनिक थे, हर चीज़ उनके साथ थी और वो सामने सारा कुछ हो रहा था और कोई रोकने वाला नहीं था। तो आप देख, तो आपका ख्याल है चौधरी निसार साहब मिले हुए थे उनके साथ? मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता उनके साथ मिले हुए या नहीं थे, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे ख्याल में उनके को अज़ायम कुछ और थे चौधरी निसार साहब के, मेरा ख्याल। बस क्या, क्योंकि अगर मियाँ साहब इस्तीफ़ा दे देते या वो हट जाते, जो जोर डाला जा रहा था, जो एक टाइम था जिसमें शायद वो मतलब चीज़ें काफ़ी फ्लूइड भी थी, तो फिर नेक्स्ट क्या होना था, क्योंकि मेजॉरिटी तो नून लीग ही थी, तो फिर नून लीग में से किसी ने आना था। तो आपका ख्याल है चौधरी निसार साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? हमें तो कोई और चीज़ समझ नहीं आती थी कि ये फ्रैंकली कैसे हो रहा है, और बहुत सारे वाक़यात थे। मैं आपको अब जैसे आप बात करें सारी कड़ियाँ याद आ रही हैं। एक दफ़ा MQM ने इस्तीफ़े दे दिए असेंबली से, एन ब्लॉक,
ठीक है। और मियाँ साहब मुल्क से बाहर थे, और ये स्पीकर साहब जो थे इनको बहुत जल्दी थी कि वो सारे एक्सेप्ट कर लेते, या सादक साहब। और हमें ये पता चला कि जी वो तो सारे साइन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं रेजिग्नेशन। हालांकि उसमें होता है कि आपने पेश होना होता है और आपको तस्दीक करवाना होता है कि हाँ जी ये मेरा है और मेरा रजामंदी से दिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बला बला बला, आपको शायद पता ही है सारा। ठीक। तो वो भी मतलब जो रूल्स के तहत जो ज़रूरी था वो भी नहीं करने के लिए तैयार। ठीक है। तो हम चले गए असेंबली में और वहाँ हम जाके उनसे मिले, तो हमने कहा कि जी ये क्या जल्दी पड़ी हुई है सारा कुछ। तो उनका जो उनके साथ ताल्लुक़ है वो बड़ा हिस्टोरिक है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो मतलब इंस्ट्रक्शंस के तहत कर रहा हूँ ये कहता हूँ। चौधरी निसार साहब की इंस्ट्रक्शन? हमने कहा तो हमने और किसने देनी थी? तो हमने कहा कि जी ये तो एनीवे वो सक्सेसफुली हमने थॉट कर दिया, वो नहीं हो पाया, और वो एक स्टंट था जो चलाने की कोशिश की गई थी, और बेशुमार चीज़ें थी, और बेशुमार। यानी उस दौरानिए में जो 2-2.5 साल का जो दौरानिया था उसमें चौधरी निसार साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का दस्तरखान लपेट दिया जाए, ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ें फिर कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये तो मियां साहब को नहीं पता था ये तो हुई है ना, शायद पता हो ये ना पता, मेरी तो बात नहीं हुई उनसे इस मौजू पे। ठीक है। लेकिन ये है कि जो एंड में हुआ वो आपके सामने है। वो कैबिनेट के इजलास में उन्होंने, आप थे उस वक्त जब चौधरी निसार साहब ने बात की थी वहाँ पे, जिसके बाद ताल्लुकात ख़राब हो गए मियां नवाज मैं शरीफ? तो फिर कैबिनेट का मेंबर नहीं था ना जी, मैं तो शायद खाकान अब्बासी के गवर्नमेंट बनने के बाद प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बना था। तो उससे पहले मैं तो सिर्फ सादा सा मैंने था। अच्छा। तो उसमें उस ना कैबिनेट का इजलास था जिसके अंदर उन्होंने बड़ा शिकवा किया चौधरी निसार साहब ने, और उसके बाद मियां साहब ने कहा कि अगर आपने ये बात करनी थी तो प्राइवेटली कर लेते, आपको तो पब्लिकली करने की क्या ज़रूरत। फिर उसके बाद ताल्लुकात मेरा ख्याल है ज़्यादा ख़राब हो गए सर। कि वजह क्या थी उसकी? मेरा ख्याल है शायद बहरहाल चीज़ें जमा होती जा रही थी, जारी थी, और उनको गुस्सा था। फिर आप देखें जब ये जो लॉन्ग मार्च थी इस्लामाबाद से लाहौर की, ये उनको कन्विंस करना कि जी आप मोटरवे से जाएं। वो मोटरवे रब के पिछवाड़े में है भाई, उधर किसने आना है, मतलब कोई बात है करने वाली? अगर आप ये मतलब एक पब्लिक शोइंग दिखाना चाह रहे हैं। ये जब मियां साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और उसके बाद जब जा रहे थे लाहौर, उसकी बात कर रहे हैं जी, ना? उसी की बात। जब मैंने मुझे क्यों निकाला, वही। तो उसको किसने कहा था कि आप मोटरवे से चले? इन्होंने। चौधरी निसार साहब? नहीं, चौधरी निसार साहब उस पार्टी में नहीं थे, मेरा ख्याल छोड़ गए थे। नहीं बिल्कुल थे। अच्छा, पार्टी में वही कह रहे थे। अच्छा, ठीक है। वो तो जब शाहिद खाकान अब्बासी को नॉमिनेट कर दिया वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो फिर वो खामोश हो गए थे। फिर वो चले गए, फिर उन्होंने छोड़ दिए, फिर वो मिनिस्टर नहीं बने थे मेरे ख्याल है उसके बाद। तो खामोश हो गए थे। खामोश हो, तो बस आप समझ जाए। हाँ। उससे पहले जो है ना, अच्छा, ये मियां साहब जब यहाँ जीटी रोड से जाना चाह रहे थे तो मोटरवे पे चौधरी निसार साहब ने उनको भेज दिया। तजवीज़ें तो यही थी, हाँ जी, लेकिन वो तजवीज़ कामयाब नहीं हुई। ठीक हो। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि उसके बाद इलेक्शन हो गए, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, तो जेल के अंदर थे, और उसके बाद एक नई कैंपेन शुरू हुई, एक नून लीग एक नए फेज़ में दाखिल हुई। उस दौर में क्या करते रहे आप? उस दौर में जी ये तो था ना जी दौर वोट को इज्जत दो वाला। हाँ, 2008 तो उसमें तो तरीक़े ही भुगतते रहे सारे। अच्छा, हाँ, तो कभी 2018 कभी पता चलता था कि जी वो मरीम नवाज़ की तारीख है, कभी पता चलता था शहबाज शरीफ की तारीख है, कभी पता चलता था खाकान अब्बासी साहब की तारीख है, कभी किसी की, तो हम बस उस चक्कर लगा रहे थे। तो बस वो एक अदालत के बाद दूसरी अदालत है, बस यही था। उसमें चलते रहे आप। उस वक्त लीड कौन कर रहा था पार्टी को वैसे ज़्यादा? मुझे तो चूंकि उन्होंने नायल कर दिया था, तो मैं तो एक किस्म का सियासत आप तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नज़र हो, मुझे तोहफा दे दिया गया। लेकिन वो भी बड़ा एक मजाका खेज़ है। आपको पता है कि मेरे ऊपर जो 3 चार्जेस लगे थे, उसमें जो गवाहान सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए थे अपने केस के लिए, सबसे पहले तो साकिब निसार साहब ने एक चीज़ की जिसको दुनिया में मतलब जो सबसे गिरी हुई हरकत मानी जाती है ना किसी भी जुडिशल प्रोसेस में, उसको फिशिंग एक्सपीडिशन कहते हैं। तो वो ये है कि इनके ऊपर कोई ना कोई केस बनाना है। तो उन्होंने बाकायदा साकिब निसार साहब ने लिखा अपने स्टाफ को कि इनकी सारी जो टीवी प्रोग्राम्स हैं और जितने भी बयान है सब इकट्ठे करें और उसमें ढूंढें कि इन्होंने तौहीन-ए-खां की अदालत की। तो वो उन्होंने बना दी, उनमें से 3 जो उनको मिल सकी, उसकी बुनियाद पर मतलब बेशुमार उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो उसमें इन्होंने अपने गवाह बुलाए, यानी एक डॉन अखबार के थे, शायद एक और अखबार था वगैरह। तो वो उनके जो गवाहान थे क्रॉस एग्जामिनेशन में वो मान गए अदालत में कि दानियाल साहब ने ये नहीं कहा। यानी एक मैंने लिखा था कि जी
ऊपर मेरे ये चल रही थी जिसमें मैंने एजाजुल एहसन साहब के बारे में कहा कि जी हम इनको जानते हैं, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ था कि दानियाल अजीज़ ने अदालतों जजों को आड़े हाथों लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि जी कहाँ आड़े हाथों लिया, कहाँ कौन सा लफ्ज़ इन्होंने कहा था इसमें। ठीक है, और फिर ये जो एक लॉ में एक चीज़ है कि अगर आप एक फंक्शन करते हुए प्राइवेट फंक्शन हो तो उसमें आप कोई बात कह दें तो वो उसका वो इफेक्ट नहीं होता जितना पब्लिक होता है। तो वो जो उन्होंने दिखाया था उसमें किसी मीडिया को बुलाया नहीं था, उन्होंने शायद अपने फ़ोन से बनाया था। ठीक है, तो वो जब उनसे क्रॉस एग्जामिन किया गया कि आपको इनवाइट किया गया था, ये पब्लिक मीटिंग थी, क्या था, नहीं था, तो वो फिर मान गए कि जी नहीं था ऐसा। फिर एक और था जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने रिकॉर्डिंग चलाई कि जी जो आपने अखबार में लिखा है ये दानियाल साहब ने किधर कहा है ज़रा बता दें। अब वो स्क्रीन चल रही है, वो चल रहा है, तो वो कह रहा है जी आगे करें, पीछे करें, आगे करें, और साथ उसके पसीने छूटने शुरू हो गए। फिर वो मान गया कि जी मैं तो इकोनॉमी का रिपोर्टर ही नहीं हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कवर करता है वो उस दिन छुट्टी पे था, तो मुझे कह दिया गया, तो मैंने ये सुर्खी लगा दी, तो मेरे से गलती। एनीवे वो सारे 1 बाय 1 जितने गवाह थे वो बैठ गए, और जो अटॉर्नी जनरल साहब थे जिनका काम था प्रोसिक्यूट करना में, उन्होंने मुझे और मेरे वकील को इंसिस्ट किया कि मैं उनके दफ्तर में आके मिलूं उनसे, और वहाँ उन्होंने हमें कहा कि जी आप लिख के दे दें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी से कि आपको कुछ नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा अगर अब मैंने किया ही कुछ नहीं तो फिर मैं क्यों लिख के दूँ, क्योंकि ये पार्टी का फैसला था कि हमने माफ़ी नहीं मांगी, बाकी सारों ने मांगी, मैंने नहीं मांगी। और आपको अफसोस हुआ बाद में? नहीं क्योंकि आपको नहीं, उसका कोई फायदा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो पार्टी ने ऑनर नहीं किया आपको। वो एक ज्यादती करने में तुले हुए थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। बाद में तो जाहिर बात है अफसोस हुआ, ऐसा अफसोस हुआ कि यार ये इस तरह के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी वाले लोग हैं नहीं, जो वो तो चीफ जस्टिस, तो मैं आपको क्या बताऊँ, अब ऐसे मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी जो मतलब अच्छा नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस को जाती उनकी मुखासमत थी मियां नवाज शरीफ के साथ या आप लोगों के साथ, साकिब निसार साहब की? नहीं, वो एक एजेंडा पे काम कर रहे थे, वो जस्टिस तो डिस्पेंस कर ही नहीं रहे थे, तो उनका एक एजेंडा था, और उस एजेंडे के सामने जो भी कोई चीज़ आड़े आती नज़र आए उसको वो हटाना चाहते थे। उनमें से एक मैं था, ठीक है, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता था, बोलते थे। अब आप देखें मुझे निकाला किस में, ये भी नहीं शायद बहुत सारे लोगों को पता। जब ये जहांगीर तरीन के खिलाफ फैसला हुआ और इमरान साहब को उन्होंने सुरखरू कर दिया उस केस में जिसमें इमरान खान की ये ऑफशोर कंपनी थी, और ये वाजे था कि वो बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे थे, और ये नईम बुखारी उनका वकील बना हुआ था, और ये सारा कुछ जो हनीफ अब्बासी साहब वाला केस था, उसमें जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा कि ये जो जहांगीर तरीन को कुर्बान किया गया है ताकि ये इंसाफ नज़र आए, और ये जो है इमरान खान को बचा लिया गया, नहीं, ये स्क्रिप्ट के मुताबिक में लगता है। ठीक है, तो ये जो एक लफ्ज़ था स्क्रिप्ट का, जब हमने सब्सटेंस ऑफ द चार्ज मांगा, लॉ में एक टर्म होती है, आप जितनी भी बंदा 100 बातें करे, जब आप चार्ज होते हैं तो आपको वो लफ्ज़ बताना पड़ता है, ये लफ्ज़ हैं जो तौहीन अदालत के। तो वो स्क्रिप्ट का लफ्ज़ जो था वो उन्होंने रख लिया। तो हमने कहा कि जी ठीक है, हम मखदूम जवेद हाशमी साहब को बुलाना चाहते हैं अपना विटनेस डिफेंस के लिए, ताकि वो बता सकें कि स्क्रिप्ट का लफ्ज़ आया कहाँ से है। और फिर हमने सीडीज़ के ऊपर कोई 300 टीवी प्रोग्राम जिसमें स्क्रिप्ट का लफ्ज़ की जड़ मार दी थी उन्होंने, और फिर मुख्तलिफ अदारिये और बयानात और पता नहीं क्या क्या को 250 वो थे, वो हमने सारे जमा करवाए कि जी ये सारे चैनल, सारा पाकिस्तान ये स्क्रिप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं। जो पीटीआई के जिनका केस था जिसको आपने सुरखरू किया, उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा है कि मैं एजिटेट होता था तो इमरान खान साहब मुझे कहते थे कि आप ज़्यादा एजिटेट ना हो, क्योंकि मुझे बता दिया गया कि अदलिया के साथ मिलकर हमने नवाज शरीफ को निकालना है, और ये फैसला हो चुका है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बगैर, और उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट का लफ्ज़ असल में तो उनको इमरान खान ने बताया कि डोंट वरी इट्स पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, वो उन्होंने आके अवाम को बता दिया। तो इसमें मैंने कौन सा कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया? तो उस लफ्ज़ पे टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट उन्होंने मुझे जो है ना सजा दे दी आपको, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए। जनरल फैज़ हमीद साहब से मुलाकात होती थी आपकी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुई? कोई मैसेज किया उन्होंने? कभी भी नहीं, कभी भी? सर जनरल बाजवा साहब के साथ? जनरल बाजवा साहब मिलते रहे, उनके जो फैमिली टर्म्स हैं मेरी वाइफ की फैमिली की साइड की फैमिली के साथ, तो उस हवाले से जो है हम उनको जानते हैं। और दूसरा, जब मैं ये मरते मरते बचा एक्सीडेंट में, तो उस वक्त वो मुझे अस्पताल में तीमारदारी करने आए थे, वो इलाज भी करवाया उन्होंने? जो मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी मेहरबानी। बल्कि आपका मेरा ख्याल है यहाँ पे CMH में इलाज भी करवाया उन्होंने। जी, उस वक्त हुआ ये था कि नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में,
और हमज़ा शहबाज साहब ख़ुद हस्पताल तशरीफ़ लाए थे जब मैं वहाँ आया, और वो जो डॉक्टर्स की कमेटी थी उन्होंने बेसिकली जवाब दे दिया था। ठीक है। तो बस वो कह रहे थे कि जी आप ये साइन कर दें, हमने एम्पूटेट करना है इनके बाजू को, और इस तरह जी मेरी वाइफ को, मैं तो बेहोश था। तो उस कैफियत में फिर इतनी देर हो गई थी, 2 दिन से अब मेरा बाजू जो है वो काला होना शुरू हो गया था, मतलब ये। तो फिर जो बंदोबस्त किया गया था कि CMH का जो पॉली ट्रामा का हैंडलिंग है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो ये अफ़गानिस्तान की जंग में ज़ख्मी होते थे, इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया था ओवर द टाइम। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बेस्ट है इन जैसी चीज़ों के लिए वो CMH है। तो फिर मैं CMH पहुंच गया। उन्होंने मेरी जान बचाई और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और चौधरी साहब, मैं आपको बताऊँ, जितना मैं अभी भी इमोशनल हो रहा हूँ आपसे के साथ बात कर, जितना उन्होंने मेरे साथ प्यार कर दिया, जितनी उन्होंने मेरी केयर की है, जितनी उन्होंने पेन ली है, मैं आपको बताऊँ कोई मेरी सका फैमिली का होता ना डॉक्टर, तो वो इतना नहीं कर सकता। आप फौज की बात कर रहे हैं, ये जनाब बाजवा साहब CMH की बात कर रहा हूं, डॉक्टर्स की बात करें। जनरल कुरैशी साहब थे, जनरल सुहैन अमीन थे, जनरल शाहिद थे, मतलब पूरा एक टीम थी डॉक्टर्स की। थोरेसिक के प्लास्टिक सर्जन थे, ऑर्थोपीडिक थे, फिर मतलब इंटरनल मेडिसिन सारे, और कुरैशी साहब जो थे वो हेड थे वहाँ के। और जिस तरह उन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा तो काम हो चुका था, उन्होंने दे सेव माई लाइफ, बड़ी बात। और मुझे कोई आड़ नहीं है कहने में। और ये मैं आपको बताऊं, उसके बाद से मैं तो जाता रहा हूँ लोगों को मिलने के लिए अस्पताल में, उसमें आपको पता नहीं चलता। अस्पताल का पता चलता है जब आप वहाँ मरीज़ हैं। मैंने कोई अस्पताल नहीं छोड़ा पाकिस्तान का, मुख्तलिफ चीज़ों के छोटे मोटे इलाज साथ, अभी भी मैं सर्जरीज होनी है मेरी। तो मतलब आगा खान सपोज टू बी द बेस्ट, और सारे कुछ जिधर भी मैं गया हूँ अस्पताल एक ही है पाकिस्तान में, वो CMH है। बड़ी बात। CMH रावलपिंडी की बात करें, नहीं CMH वो मरीज़ के ऊपर चढ़ के रहते हैं, और मतलब एक एक मिनट की उनको जो है ना लम्हा होता है, एक एक चीज़ की फ़िक्र होती है वगैरह। बाकी अस्पतालों में आप डॉक्टरों को आवाज़ें लगाते लें, कोई अपने प्राइवेट क्लिनिक में गया हुआ है, कोई घर चला गया, कोई किधर है, कोई किधर है, बंदा ही नहीं मिलता। जितने मर्जी आप पैसे लगा लें उनकी। अच्छा, ये बताइएगा, मियां नवाज साहब जब जेल में थे और वो अचानक मुल्क से बाहर चले गए, तो आप लोगों को पता था, और क्या मियां नवाज साहब ने ये फैसला ठीक किया था? क्या किया था? आई एम सॉरी, ये मियां नवाज साहब अस्पताल में थे, जेल में थे, जेल में से वो बीमार हुए, प्लेटलेट्स उनके गिरे, उसके बाद उनको अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, और वहाँ से उन्हें लंदन भिजवा दिया गया, वो लंदन वो चले गए। तो ये सारा पता था आपको कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है? मुझे इतनी डिटेल फ्रैंकली नहीं पता थी, क्योंकि मैं अपनी कुछ फैमिली ट्रेजेडीज़ में से गुजरा हूँ कि मेरी पहले बहन चले गई, फिर मेरे वालिद साहब चले गए, उसके जल्दी बाद मेरी वालदा साहिबा चली गई, उसके बाद जल्दी मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो तकरीबन 2-2.5 साल जो है मुकम्मल तौर पे ज़ेर ताब रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ सदमात को मतलब निभाते। तो ये उन दिनों की ये बातें सारी जब भी हो रहा था, तो उसमें ये था जी कि जो वो बाहर गए हैं, अब वो भेजा इमरान खान साहब ने था, जो बड़े बुलंदोबाग दावे करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उन्होंने जो कंधा है वो इस्तेमाल कोशिश की लाहौर हाई कोर्ट की, ठीक है, कि जी अगर जज फैसला कर, जजों ने कहा नहीं होल्ड ऑन अ सेकंड, हमारे पे ना डालें, ये आपने फैसला करना है। फिर कैबिनेट में बकायदा फैसला हुआ और फिर उन्होंने उनको भिजवाया बाहर। और जनरल फैज़ हमीद साहब ने मैनेज किया सब कुछ, ये मुझे नहीं पता किसने मैनेज किया। बहरहाल इमरान खान ने दी इजाज़त, ठीक है, वो इजाज़त का तो पता, लेकिन ये सब कहते हैं अब तो है, इमरान खान साहब खुद ही कहते रहते हैं कि जी ये फ़ौज ने फैसला किया था, जनाब बाजवा साहब थे इनके पीछे और उन्होंने मुल्क से बाहर भेज दिया, मुझे मिसलीड किया उन्होंने। ये तो फिर वही बता सकते हैं, उनकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर थी, तो वो जो सारी डॉक्टर्स थे वो तो इनके लगाए हुए थे, तो वो कौन थे? तो उन्होंने ही सारी रिपोर्टें दी, तो फिर मिसलीड किसने किया? आपकी अपनी पार्टी ने आपको मिसलीड किया। ठीक है, ये ऐसी बातें हैं। मियां साहब को जाना चाहिए था पार, वैसे अगर जान बचानी हो तो फिर क्या करें बंदा? नहीं, उनकी जान को खतरा था कोई? ये तो सारी रिपोर्टें कहती है, मैं तो नहीं सेकंड गेस कर सकता कि वो रिपोर्टें तो बाद में कोई इलाज ही नहीं हुआ मियां साहब को, वो कहते हैं रिपोर्टें जाली साबित हुई। ये मुझे नहीं पता, मुझे ये मालूम है कम से कम, और मैं कोई मतलब इस चीज़ का नहीं, लेकिन जो मुझे मालूम आता है वो ये है कि कोर्ट के अदालत के फ़ैसले के मुताबिक उन्होंने अपनी पीरियाडिक जो रिपोर्ट्स थी वो पंजाब हुकूमत को जमा करवानी थी, और जहाँ तक मैं अखबारों तक पढ़ता रहा हूँ वो रवाबत से जमा करवाते रहे। तो उसमें जो टाइम लिमिट थी वो एग्रीमेंट में थी कोई नहीं, यानी उसमें ये लिखा हुआ था कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो तशरीफ़ ले आएंगे वापस। सो मेरे ख्याल में वो इन्होंने ख़ुद ये सारा तैयार किया, जो फिर बाद में शायद पछताते रहे। ठीक है। अच्छा, ये 2022 में अदम एतमाद होनी चाहिए थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ये गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी आप लोगों को? ये जी मेरे ख्याल में
बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ विद सर्टेनिटी कि अगर ये इमरान खान साहब ना हटाए जाते तो जून तक पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाना था। अच्छा जी बिल्कुल। कैसे? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी की हैंडलिंग थी वो इमरान खान साहब ने बिल्कुल तबाही मचाई थी। ठीक है। और ये कोविड का बहाना जो इनको मिल गया था, इससे पाकिस्तान को बेशुमार पैसा मिला था, और वो पैसा मिला था गरीबों की देखभाल के लिए इस कोविड के दौरान। उसमें नौकरियों से ना निकाले जाएं उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ मारात थी, जो मुख्तलिफ कर्ज़े लिए हुए थे लोगों ने उनके लिए मारात थी और चीज़ें थी। तो वो जो सारे पैसे थे वो इन्होंने बजाय के जिस काम के लिए थे इस्तेमाल करते, वो उन्होंने सारे जमा करके तो कोई 490 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों को मुफ्त पैसे बांट दिए। ठीक है। और पहले इन्होंने 7% पे रखे फिक्स्ड फॉर 10 ईयर्स, और फिर इन्होंने आज खुद ही फैसला कर लिया कि इसको नहीं कम करें, और उसके ऊपर चार्जेस भी ख़त्म कर दिए। मेरे ख्याल में एक्चुअल रेट जो था वो शायद 5 से कम था जो फाइनली उनको मिला। और फिर बाद में IMF ने फिर कदगने लगानी शुरू की कि भाई ये सब आपने गलत किया है, इससे महंगाई का तूफ़ान आना है। और मैं उस दौर में मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स पे जाके बताता भी रहा। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अरशद शरीफ साहब उस वक्त ज़िंदा थे। ARY पे मैंने ये प्रोग्राम किए, शायद आपके साथ भी एक आधा प्रोग्राम किया था उस वक्त, जो आपके एक्सप्रेस वाला जो प्रोग्राम होता है, और फिर आसमा शराजी के साथ किया। मतलब बेशुमार लोगों के साथ मैंने ये प्रोग्राम किया जिसमें मैंने सर पे बाजू रखा हुआ था कि जी खुदा के लिए ये ना करें, पाकिस्तान में एक ऐसा रेला आ रहा है महंगाई का कि होश उड़ जाएंगे लोगों के। और वही बात फिर ये इलेक्शन से पहले भी हुई, जब मैंने बताया कि जी इलेक्शन सर पे आ गया और महंगाई की बात ही नहीं कर रहा, लोग तो शिकस्त तो रेख्त हो गए, गरीब तो मिट गए, तबाह हो गए, तो इसके बारे में बताएं ना जी, वो किधर है आपका मैनिफेस्टो और ये सारी चीज़ें। और मैंने फिर जो लोग जिम्मेदार थे इसको मैनेज करने के, जिसमें हसन इकबाल साहब थे, और जो इसकी नशरियात करने की जिम्मेदार थी मरीम औरंगज़ेब, मैंने उनको कोई मतलब कोई लिहाज नहीं किया। मैंने बताया कि इनकी वजह से ये बता ही नहीं सके कि ये PTI ने और इमरान खान के दौर में हुई है सारी महंगाई। और अभी भी मैं ये जो ये मुख्तलिफ किस्म की अपोजिशन कर रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि जी महंगाई, अब PTI महंगाई की बात करे जेब नहीं देता उनको, क्योंकि लोगों को तो मालूमात नहीं है। शायद इनको भी जो कर रहे हैं आजकल इनको नहीं पता, क्योंकि वो उस वक्त के स्टेट बैंक गवर्नर और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने सारा कुछ किया था। और ये वो दौर है जब इमरान खान साहब कैबिनेट में कह रहे थे कि अगर हमने अपनी कारकर्दगी ठीक ना की तो हम फारग कर दिए जाएंगे। तो फिर इन्होंने इकॉनमी का, पाकिस्तान की मईशत का बाकायदा मुजरा करवाया उन पैसों से जो गरीबों के लिए कोविड के लिए आए थे, और वो सारा डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। तो वो मैंने बताना है, बाय द वे, वो मैंने पाकिस्तान को सारा कुछ बताना है। ये मुझे फुर्सत नहीं हासिल हो रही है मुख्तलिफ वजह से। अच्छा, ये बताइएगा, इसका आपका ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट चलती रहती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता जून तक? बिल्कुल कर जाता इमरान खान साहब, बिल्कुल कर। और अदम एतमाद ठीक फैसला था। मैं आप देखें ना जी, जो महंगाई थी 12% थी जब ये अदम एतमाद हुआ, ठीक है, और जून में ये 23 पॉइंट समथिंग पे चली गई थी। ठीक है। आप प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करें, अगर कोई भी मुल्क ये चाहे कि वो 2 माह में महंगाई डबल कर दे, नहीं कर सकता। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इसका इकोनॉमिक्स में एक लैग होता है। ठीक है। और स्टेट बैंक ने ये बताया हुआ है कि पाकिस्तान में वो लैग जो है पॉलिसी का, कि आप ऊपर जब पॉलिसी बनाते हैं तो बाज़ार की हद तक उसको नमूदार होने में कम से कम 12 महीने लगते हैं। ठीक है। तो अगर आप अप्रैल से 12 महीने पीछे देखें, अप्रैल 2021 में क्या हो रहा था, तो उस वक्त 2020 में ये कोविड आया था, तो ये उस वक्त ये पैसे बांट रहे थे। ठीक है। अमीरों को जो कोरोना के लिए आए थे, उसका इफेक्ट आना ही आना था, आया। फिर ऐसा लावा फटा के दुनिया ने देखा। उसके बाद फिर नून ने भी गलतियां की, और मैं बहुत खफा हुआ मिफ्ता इस्माइल के साथ, क्योंकि अगस्त में एक ऐसा मौका आया था पाकिस्तान के पास, और IMF के साथ ये अग्रीड थे कि हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव रखेंगे, जो इन्होंने कभी नहीं किया। और ये सरासर ज़्यादती है स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। और अगस्त में ये एक मौका आया था जब ये जमील अहमद साहब अपॉइंट हो रहे थे, और ये डिप्टी चेयरमैन जो है स्टेट बैंक के, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है, उनको जमील साहब आ चुके थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग चेयर नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि हमने ये रेट होल्ड करना है। उस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है ना वो हाथ से छूट गई। फिर जब डार साहब आए तो इन्होंने जबरन जो बिजली के बिल थे उनकी किस्तें करवा दी, जबरन, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि महंगाई जो है वो इतनी नहीं उभरी, ताकि दोबारा से उसको
रेट को होल्ड कर सकें ताकि अमीर लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, उसके बाद तो छत फाड़ के चलेगी इन्फ्लेशन। तो उसका मिफ्ता इस्माइल और उसके बाद इसाक डार साहब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा पहले वो था मिफ्ता इस्माइल कंट्रोल करने के लिए जो इनके पास वक्त था वो इन्होंने गवा दिया। गवा दी, और डार साहब उसके जिम्मेदार हुए फिर। डार साहब भी थे बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया, आपको शायद याद होगा उस हाँ वक्त हाँ, क्या नहीं हुआ बिल्कुल था। ठीक। तो ये पार्टी क्यों छोड़ दी आपने जी? अच्छा भला चल रहा था आपका पार्टी ने तो जी मुझे मतलब तबाह बर्बाद कर दिया, और कोई वजह नहीं थी, सिर्फ एक लाडले बेटे को जिसको पहले मैंने संभालना दिया था, टेक्नोक्रेट सीट पे वो इलेक्ट हुआ था और उसको ज़िले का चेयरमैन बना दिया, जो उसने ज़िले की तबाही मचा दी। कोई वो होता ही नहीं था यहाँ पर, वो तो बाहर टूरों पे होता था, और सब लोगों ने वो महसूस किया, तो फिर ला के उसको कह दिया कि जनाब मेरे हल्के में उसको खड़ा करना है। तो ये मुझे नागुज़ीर था बिल्कुल, और ये जानबूझ के करवाया गया था, ये ऐसे ही नहीं हुआ था। किसने करवाया? ये पार्टी ने, पार्टी पार्टी ने बिल्कुल। पार्टी आपको फारग करना चाहती थी? मेरा ख्याल में वो मेरे ऊपर अगर मैं मान जाता तो शायद जैसे ये बाकी लोग हरवाए गए हैं, जिसमें आजकल रोज़ टीवी पे आ रहे हैं, तो ये साथ रख के मुझे मरवा देते। मैं तो एक लिहाज से बच गया हूँ। ये आप सुने ना जवेद लतीफ़ साहब की बातें या खुरम दस्तगीर की बातें या और बेशुमार हैं जिनके साथ ये हुआ है। ठीक। तो ये मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा ने को फौज के साथ डील की है जिसके बाद ये गवर्नमेंट बनी है, क्या है ये तो मुझे नहीं पता जी कोई डील हुई है कि क्या हुआ है, लेकिन ये वाज़ेह है कि जो इलेक्शन हमने देखा उसमें तो कोई किसी किस्म की जो गुंजाइश है वो नहीं छोड़ी। मतलब बिल्कुल वाहियाती की हद तक जो है ना ये मामला चले बिल्कुल। ये गवर्नमेंट चलेगी वैसे फ्रॉम डे वन ये वाली गवर्नमेंट? हाँ। मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये कितनी देर चलेगी, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि ये उतनी देर तक चलेगी जिस काम के लिए ये बनाई गई है। किस काम के लिए बनाई? वो तो फिच वालों ने बता दिया। क्या? जो उन्होंने 18 महीने बताया। 18 महीने की क्या मिस्ट्री है? तो आप कैलेंडर रख लेना सामने, आपको समझ आ जाएगी। माशाल्लाह आप तो पाकिस्तान के क्या चीज़ है दाइयों में से हैं, तो आपको तो सारा पता है। आप बताएं क्या? वही जो आप मेरे से रहील शरीफ के बारे में पूछते रहे, बाजवा साहब के बारे में पूछते रहे, और क्या है? ये एक्सटेंशन का इशू है बेसिकली। आई डोंट नो, मैं फिच वालों ने 18 महीने का। ठीक है। तो ये बेसिकली 18 महीने चलेगी गवर्नमेंट जो फिच कह रही है। हाँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वल्लाह आलम क्या होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो शुरू में कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पीटीआई के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाई जाए या इस तरह की कोई सूरत हाल, तो मुख्तलिफ परम्यूटेशंस हैं जो उसकी हो सकती है। 18 महीने बाद हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों मिलकर हुकूमत बना लें। ये तो पहले से ही कोशिशें शुरू थी, तो वो शायद इजाज़त नहीं मिली, तो फिर मामला और तरफ निकल गए। ठीक है, लेकिन 18 महीने बाद इजाज़त मिलने के चांसेस हैं। अब देखें, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है इस गवर्नमेंट की वो बहुत लैकिंग रही है। मैं मतलब बहुत हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब फेल हो गए आप कह रहे हैं। उसमें जो अफसोस वाली बात यह है वो ये है कि इनको सिमती नहीं मिल रही, यानी सिरा ही नहीं मिल रहा, डोल सुलझाते जा रहे हैं और ये चेपियाँ लगा के। अब आप देखें ना एक मिनट के लिए, ये जो 590 अरब बिजली की चोरी है, ये लोग कह रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट की ये इशू है कि लोगों के बिल महंगे हैं। ये कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू नहीं है, ये इशू है कि अगर आप फर्ज करें जो बिजली घर आपने बना दिए हैं, अगर आप उनसे बिजली खरीद लें ठीक है, तो फिर कैपेसिटी पेमेंट तो खत्म होगी ना। बिजली के यूज का इशू है। तो असल इशू है कि वो यूज क्यों नहीं, वो यूज तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। लोड शेडिंग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी रोकने के लिए। तो बेसिकली तो ये एक गवर्नेंस का इशू है, कॉन्ट्रैक्टिंग का तो इशू ही नहीं है। तो ये जो गौर साहब हैं या ये जो बाकी सारे लोग लगे हुए हैं, इवन जमात इस्लामी जो है, इनको अलफ बे नहीं पता कि इशू है क्या। यानी आप ये देखें कि इस वक्त अगर लोड शेडिंग के बगैर हमारा मुल्क फुल पे चले, ये जितने भी डिस्कोज हैं, तो तकरीबन 40-43 हज़ार मेगावाट जो है एस्टिमेट्स हैं नेपरा के, जो कहते हैं कि वो इस्तेमाल में आ जाएगा। 45 हज़ार उनकी टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो वो इस वक्त आपको 20 कर रहे हैं, तो ये जो सारा गैप है कैपेसिटी की पेमेंट तो इसकी वजह से पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर वो आप बिजली उठा लेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि आप वो इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि आपने बिजली बंद की हुई है। कैस्को में, सिंध इलेक्ट्रिक, ये सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई, हैदराबाद में, कोयटा में, फाटा में, पेस्को में, ये जितने भी डिस्कोज हैं, इसमें आप तो मतलब 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं क्योंकि आप ये कहते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हम बिजली देंगे इनको तो ये बिल नहीं देते, तो हमें फिर बिल पड़ेंगे, तो अब आपको कैपेसिटी पेमेंट पड़ेगी। जाहिर। तो मरीम नवाज साहबा से उम्मीद है आपको कि पंजाब चला लेंगी वो? देखें जी, जो
इशू है इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, वो ये है कि अवाम जो है वोटर बदल गया है, फरवरी 8 को ये साबित हो गया है। वो जो एक पुराना मॉडल था ना कि आप डेवलपमेंट दें और वोट ले लें, कि सारे गांव को या सारे मोहल्ले को आप मस्जिद में ले जाएं, उनको सपारा पकड़ाएं और कहें कि जी अगर हम आपके ये सड़क बना दें या ये गली बना दें या बिजली दे दें या गैस दे दें तो आप फिर आइंदा में वोट देंगे, और वो सपारा उठा के कहते हैं जी हाजिर नाजर रख के अल्लाह ताला को हम वोट देंगे, लो जी एक दो लंघ जाते सन इलेक्शन। वो चीज़ नहीं रही है। जो बरादरी का एक भरम था वो भी नहीं रहा, वो भी ख़त्म हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि जो मीडिया आज़ाद हुआ है 2000 के बाद, और जो उसके बाद तकरीबन 15 साल इस कबल ये जो सोशल मीडिया एक आया और लोगों को ये जो फ़ोन्स हैं वो स्मार्टफोन्स मिल गए हैं, और वो जो पुराना नोकिया वाला एक फ़ोन होता था उससे हट गए, और ये चीज़ें जो है इसकी डेंसिटी बढ़ती चली गई है, टेली डेंसिटी, उसकी वजह से जो नॉलेज बेस में और जो मालूमात में सम ऑफ इट प्रोपेगेंडा ऑल्सो, सम ऑफ इट नेगेटिव ऑल्सो जो मिला लोगों को, वो उसने बदल के रख दिया सूरत हाल को। तो ये अगर आप 90s वाला मॉडल चलाएंगे तो ये बुरी तरह फेल होगा। इनको उस वक्त समझ आ जानी चाहिए थी जिस वक्त इन्होंने हवा में ट्रेनें चला दी कि हम कोई नया देखें ना, जब आप सर्कस में जाते हैं तो वो एक कलाबाजी लगाने वाला आता है, फिर एक रस्सी के ऊपर चढ़ के कलाबाजी लगाता है, फिर एक सीढ़ी लगा के रस्सी पकड़ के कलाबाजी लगाता है, मतलब वो दर्जात बढ़ाते जाते हैं। तो इन्होंने हवा में ट्रेन ही चला दी, लो जी डेवलपमेंट की गाली मुका देने, और फिर भी लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इनको समझ आ जानी थी कि कोई दाल में काला है, कोई गड़बड़ है। और इसके अलावा इनके पास एक्चुअली कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि ये जमातें जो पाकिस्तान की हैं ये ब्यूरोक्रेसी चलाती हैं। इनको किसी सियासी को पॉलिसी के करीब नहीं आने देते, क्योंकि अगर आने देंगे और कोई अबूर हासिल कर लेगा तो फिर इनका क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो वो फिर ख़ानदानी सियासत जो ख़ानदानी पाल स्कीम है वो फिर नहीं चलेगी ना। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर नहीं भी है कोई ख़ानदान का तो फिर आपको बुज़दार चाहिए, ठीक है। फिर आपको वो जो महमूद साहब थे, पता नहीं आपकी उनकी मुलाकात हुई है नहीं हुई है, कभी मिल लेना उनको भी, तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों होता है, मतलब क्या वाकई इनके पास कोई बंदा नहीं था उनके अलावा? तो ये इसलिए होता है कि अंधों में काने राजे हैं वो नजर आए। और काम कौन चलाते हैं? ब्यूरोक्रेट। तो जब ब्यूरोक्रेट काम चलाते हैं तो उनका तो पहले दिन की ट्रेनिंग ही है कि किसी अवाम को शराकत नहीं देनी किसी चीज़ में, क्योंकि ये कॉलोनियल मास्टर है हमारे। तो जब तक आप अवाम को शराकत नहीं देंगे ये काम चलेगा नहीं। तो जब तक वो एडवाइज़र हैं वो आने नहीं देंगे, तो ये फिर फेल ही होनी है सर। आखिरी सवाल आपसे ये बताइए, इमरान यानी आप ये देखें ना, जो ये तहसील लेवल वाला मॉडल बनाया है माशाल्लाह, इधर पीएम हाउस में बना था, और मुझे बताया गया कि वो शहजाद अरबाब साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो इस्तीफ़ा जिन्होंने दे दिया था खैबर पख्तूनख्वा से, कि इतनी करप्शन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो माशाल्लाह इंसाफ ला रहे थे, उन्होंने ये बनाया। तो उन्होंने क्या किया माशाल्लाह, कारनामा देखें, वही कलाबाजी वाली बात, उन्होंने तहसील तक ही लिमिट कर दी लोकल गवर्नमेंट, कि आप ज़िले के करीब जा ही ना सकें, ना कोई महकमा आपके करीब आएगा ना आप कुछ कर सकेंगे, यानी कहानी मुकाती। तो ये अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर है? इमरान खान साहब को कहाँ देखते हैं? ये बाहर आ जाएंगे और खा जाएंगे सबको? देखें जी, जो पेंट अप एनर्जी है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस। तो ये जो इस वक्त जहाँ पाकिस्तान की नौबत आई हुई है, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जब अप्रोच लेते हैं तो आप दैट कैन जस्ट बाय यू टाइम, यानी उसमें आप वक्त खरीद सकते हैं, वो हल नहीं होता कभी भी। तो अब जितना वक्त आप ख़रीद सकते थे शायद कुछ और ख़रीद लें इस चीज़ को थामने के लिए या जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन इसका हल आखिरकार सियासी होना है। ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि जो इतने इतने बड़े सियासी पंडित बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं हरकत में आ रहे? उनका कहाँ हिस्सा है भाई? ठीक है। आपने बिल्कुल जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल नंगा कर दिया सबके सामने अपने फेलियर्स की वजह से। ठीक है। और इस हद तक जो कि पाकिस्तान के साथ एक खलीज बढ़ता चला जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन से और हमारी आवाम के दरमियान, तो ये कोई किसी भी मुल्क के लिए हेल्थी नहीं है और ये नागुज़ीर भी होता जा रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जब ये सूरत हाल बनती है, बहुत सारे मुल्कों की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन इसमें जो कहावत है अंग्रेज़ी की वो ये है कि द मोर यू स्क्वीज़
द मोर विल रन थ्रू योर फिंगर्स। ठीक है। तो जितना आप दबाएंगे उतना आपकी उंगलियों के ये खला में से निकलता जाएगा। तो ये बड़ी पॉलिसी चीज़ होती है। जैसे आप एक भेड़ों के छत्ते को या उसको जो ना लेके चल रहे होते हैं, तो आपने इधर से निकालनी आवाज़, उधर से आवाज़ निकालनी और किसी सिंध में लेके जाना। अगर आप हर एक को भेड़ को कान से पकड़ लेंगे तो फिर क्या बनेगा, आप कितनों को पकड़ लेंगे? तो ये तो नहीं चल पाएगा ना, ये कोई छोटा मुल्क तो है नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मतलब तशवीशनाक बात है जिस तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें फेलियर जो है वो पॉलिटिकल क्लास का है। पॉलिटिकल भी इनका जो आपका पॉलिटिकल जवाब किधर है? आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए? और मैं ये बात इलेक्शन से पहले कहता रहा हूँ कि ये जो फेलियर है जिन लोगों का, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई करना था, बेसिकली बाहर की फिर से मैं कहावत इस्तेमाल कर लूँगा कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो ये इकोनॉमी, ये जो मईशत का हाल है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, ये जो सारी तबाही मची हुई है, जो लोगों को जानों को आई हुई है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, मतलब हर चूल्हे पे लड़ाई पड़ी हुई है, हर घर में लड़ाई पड़ी हुई है, इसका ये क्यों नहीं बता सके? क्योंकि ये बेसिकली डफर है। ठीक है। तो इमरान खान बाहर आवे ही आवे और सबको फारग करे ही करे? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आता है नहीं आता। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, ये मखदूम जवेद हाशमी साहब ने, जब हम MNA थे तो हमें पता चला कि असेंबली की कैंटीन में कहीं, जहाँ MNAs की कैंटीन है वहाँ कहीं ख़त पड़ा उन्होंने किसी सिपाही का। हाँ, ठीक। तो वो 5 साल के लिए चले गए। फिर ये शेख रशीद साहब थे, इन्होंने कोई वो क्लाशनिकोव लहरा दिया, वो खिलौना थी, लेकिन वो खिलौना लड़ा दिया, तो वो 5 साल के लिए चले गए, पता नहीं कौन कौन सी जेलों में चले गए। इसी तरह जरदारी साहब को 13 साल रहे हैं। और बाकियों के आपके सामने है सारी हिस्ट्री। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, शायद का खान अब्बासी, नहीं जी, मखदूम साहब जो थे पीपल्स पार्टी के, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, ये 5 साल रहे। सो ऑन व्हाट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो 5 साल तो आप समझ लें रूटीन है, तो वो तो कोई मसला नहीं है। तो छोटी छोटी बातों पे तो ये इनकी पता नहीं अब कितनी देर लिखी हुई है। दानिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।